आइए आज जानते हैं गौरवशाली बिहार के बारे में। भारतवर्ष के सबसे गौरवशाली साम्राज्य था मगध और भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पे जन्मी थी देवी सीता और महाभारत युग में यहीं पे राजा जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पे मजबूर किया था। इसी धरती पे दुनिया को पहला सम्राट दिया। यह भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम अजातशत्रु था। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता को ही बंदी बना लिया। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगिरी, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, जो पटना शहर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी को बदलना चाहता था। फाइनली गंगा सोन की मुहाने पर नए शहर की नींव रखी गई। इस शहर का नाम मिला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जाता है, उसके नामकरण के भी कई कहानियां हैं। गंगा और सोन नदी के कारण यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह या पाटन, पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेके जा रहे थे, तब सती का पट यानी जांघ का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पे आज भी पटना देवी मंदिर है, पटन देवी मंदिर है, और पटन देवी के नाम पे है शहर का नाम पड़ा पटना। एक और कहानी प्रचलित है कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वही एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजातशत्रु के बाद शासक आया नंद वंश का, जिसका आखिरी शासक का नाम था धनानंद। उसके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था। समृद्ध होने के बावजूद भी अत्याचार से जनता त्राही त्राही हो गया था। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान थे विष्णुगुप्त चाणक्य। धनानंद ने उन्हें अपमानित किया। उसे अपमान का बदला लेने के लिए उसने नंद वंश का नाश करने के लिए निश्चय किया। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने उसका विरोधी तैयार करने के लिए ठान लिया। चाणक्य ने एक छोटे बच्चे चंद्रगुप्त को रणनीति युद्ध कला सिखाने का आरंभ किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में सफल हुए। 321 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था, समाज दिशाहीन था, देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था। चाणक्य ने रणनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। उस समय के प्रशासन के चर्चा 2 स्तंभों से मिलती है, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और दूसरा यात्री मेगास्थनीज, यूनानी यात्री मेगास्थनीज की रचना इंडिका से। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान के रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिया गया राज का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। चंद्रगुप्त के बाद अशोक आए। अशोक बहुत अत्याचारी था, लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य को और विस्तार करना चाहते थे।
कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कलिंग को रौंद दिया, जमकर लूटपाट मचाया। कलिंग का विनाश हो गया। इस नरसंहार ने एक नए अशोक का जन्म हुआ, अशोक महान। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, अहिंसा के संदेश फैलाने लगे। अशोक ने अपने विरासत को, इतिहास को सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों, दीवारों पे अशोक के आदेशों को अंकित किया गया। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। यह अशोक के धर्म चक्र था, जिसके 12 तिलियां विद्या से दुख और बाकी 12 तिलियां दुख से निवारण का अवस्था दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी सम्राट के स्तंभ पे ही सजता था। जहां पाटलिपुत्र के धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया, तो आर्यभट्ट की कर्मभूमि भी मगध ही थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही दुनिया को पहली बार बताया था पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक पाई का अनुमान बताया। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बिठा दिया। बिहार के धरती पे एक से बढ़कर एक महान विद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता वात्स्ययन, सब किसी न किसी रूप में इस भूमि से जुड़े थे। और भी ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो बिहार के इतिहास को गौरवशाली बनाते रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का गौरव मध्यकाल में आते आते धुंधला पड़ गया। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक करके मुल्तान से लेकर दिल्ली तक फतह कर लिया। उसके सेनापति दिल्ली का शासक बना और सत्ता का केंद्र बदल गया। 12वीं सदी के आखिरी तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। बख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश में बने सबसे बड़े शिक्षा केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होने का गौरव पहले ही गंवा चुका था। इस आक्रमण के बाद मगध शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होने का ख्याति भी गंवा बैठा। मुगल काल ने 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। शेर खां का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं कि एक शेर को एक तलवार के वार से मार दिए थे। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली के रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा। शेर शाह के उन 5 सालों में जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, वह एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया जो आज भी फॉलो किया जाता है। शेर शाह के जरिए बिहार के भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासन में हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। शेर शाह की असमय मृत्यु के बाद पटना के शानो शौकत का दौर एक बार फिर से खत्म हो गया। हाँ, उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहाँ आए। उसने जिद की कि शहर के नाम उसके नाम पे रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था।
इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया, सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ने। 1717 ईस्वी में नवाबों का शासन आया, तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया। पटना एक व्यवसायिक केंद्र के तौर के रूप में विकसित हुआ। पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पे है बक्सर, जहां 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों और नवाबों की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। बेहद कम सैनिक के होते हुए भी अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। लेकिन कुछ समय बाद हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार को भी एहसास हो गया था कि अंग्रेज जितना दे नहीं रहा है, उससे कहीं ज़्यादा लूट रहे हैं। 1857 में जब संपूर्ण भारत में आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, तब आग बिहार में भी लहकी थी। एक तरफ पटना के रहने वाले पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई को हल्ला बोला था, उन्हें 7 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया गया। तो दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 में आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। 9 महीने की लगातार अंग्रेजों से लड़ने के बाद जब एक रोज गंगा पार कर रहे थे, तभी अंग्रेज अफसर डगलस की अगुवाई में उन पर हमला कर दिया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। बाबू कुंवर सिंह अपनी ही तलवार से अपना वो बाएं हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने 3 दिन बाद शरीर में जहर फैल जाने से उनकी मृत्यु हो गई। क्रांति की क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव हासिल करने लगा था। अंग्रेजों ने तत्कालिक पटना के सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में गोलघर, सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा के निर्माण किया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही स्कूलों कॉलेजों का निर्माण हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर का देन है। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। 3 कटिया पद्धति थी, यानी हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करने से भूमि बंजर होने लगा था। गांधी जी ताज़ा दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राजकुमार शुक्ल एक स्थानीय किसान के गुहार से गांधी जी चंपारण पहुँचे। अत्याचारों से चंपारण के किसानों को मुक्ति दिलवा के ही माने। ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह की शुरुआत है। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को बापू की पहचान दिलाई। अहिंसा और सत्य के उनके हथियार पे स्वतंत्रता सेनानियों का भरोसा जगने लगा। सत्याग्रह का यह प्रयोग जल्द ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होने लगा। आज़ादी की खुशबू फैलने वाली थी। लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी पहली फसल बिहार में बोई गई थी। स्वतंत्रता संग्राम की धधकती ज्वाला में बिहार के राजनीतिक भविष्य की कुंदन तपकर तैयार हो रहे थे। आज़ादी के इस जंग में बिहार के युवा अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। एक तरफ खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चौकी जैसे नौजवान जिन्होंने हंसते हंसते मौत के गले लगा लिया, तो दूसरी तरफ नौजवानों की ऐसी पीढ़ी जो महात्मा गांधी से प्रभावित थी। बिहार की माटी से स्वतंत्रता के सत्याग्रही उपज रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण,
ऐसे ऐसे महापुरुष जो बिहार ही नहीं समूचे भारत के नायक थे। आगे चलकर गांधी जी के आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आज़ाद हो गया। ये कहानी थी बिहार के इतिहास की, बिहार की गौरवशाली इतिहास की। इसके प्रस्तुतकर्ता थे चंदन सिन्हा। धन्यवाद।